हेलो एवरीवन। क्या हाल चाल। आशा करता हूँ सब लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। देखिए दोस्तों, आपका इन्वायरमेंट ये डिसाइड करता है कि आप किस पथ पे चलेंगे, आपको क्या मिलेगा। क्योंकि कभी कभी बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मेरे नसीब में शायद यही लिखा है और मेरे नसीब में बहुत बेकार लिखा है। परंतु आप ये सोचिए कि आपने आज तक जो किया, क्या उससे आपको कम मिला है। आप ये डिसाइड कीजिएगा। आप सबसे पहले अपने रूम में बैठिए, एक पेज लीजिए, एक नोटबुक खोलिए, एक अच्छे से चेयर पे बैठ जाइए, बेड पे बैठ जाइए या चटाई पे बैठ जाइए और एक कोने में बैठ के एक नोटबुक खोलिए, कॉपी खोलिए और पेन से उस नोटबुक पे लिखिए कि अभी तक, आज तक आपने क्या किया है। आपको सब कुछ याद होगा। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आपको हर एक दिन की समरी आपको याद होगी, आपने क्या खाया, आपने क्या किया, नहीं। लेकिन मोटा मोटा आपने पिछले वर्ष क्या किया, उससे पिछले वर्ष क्या किया, इस वर्ष के शुरू होने के बाद जनवरी फरवरी में आपने क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, कहाँ पढ़ा, कौन सी कोचिंग की, कौन सी किताबें खरीद, ये सब आपको याद होगा। तो आप उस चीज़ को नोट डाउन कीजिए और ये लिखिए कि आपने उसमें कितना मेहनत किया था। और उसके बाद आप अपना रिजल्ट भी लिखिए कि आपको क्या मिला है। क्या आपको जितना आपने किया है उससे कम मिला है। नेचर कभी भी जितना आप करते हो उससे एक पैसा कम आपको नहीं देता, आपको हमेशा उसके बराबर ही देता है, उससे ज़्यादा भी नहीं देता। समझे, उससे ज़्यादा भी नहीं देता। तो इसलिए आप रोइए मत कि आपका नसीब खराब है, आप रोइए मत, आप मायूस मत होइए, आप करते रहिए। देखिए, विनिंग एटीट्यूड एक होता है, यानी कि आपका एक एटीट्यूड विनिंग वाला होना चाहिए। लेकिन वो एटीट्यूड बहुत 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 महंगा है। महंगे का महंगा कहने का सेंस है कि वो इतनी आसानी से आपको नहीं मिलता। जब आप लट्टू चलाते हैं, मान लीजिए एक छोटा बच्चा लट्टू चलाता है, उसको लट्टू चलाना नहीं आता, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि वो लट्टू चलाना सीख लेता है। तो जो पहला दिन, पहली बार जब उसका लट्टू नचता है, तो उसके अंदर जो परफॉर्मेंस गेन करने की शक्ति आती है, जो पावर आती है कि अब तो वो लट्टू में बहुत एक्सपर्ट हो गया है, उसको मज़ा आने लगेगा, तब वो एहसास विनिंग एटीट्यूड आपका लाता है। आपके अंदर एक जीतने की क्षमता आती है। लेकिन जब तक आप हार रहे हो, आप विफल हो रहे हो या फिर आप सीख रहे हो, तो आपको ये लगता है कि आप नहीं कर सकते। उसी तरीके, कभी आपने बचपन में गोलियां खेली होंगी, कंचे खेले होंगे, या आपने फिशिंग किया होगा। जब आप कंचे खेलते हो, आप किसी भी दूसरी गोली को टारगेट करते हो, नहीं लगता। लेकिन जब वो लगने लगता है तो आपको क्या एहसास होता है। आपको लगता है कि अब आप कितनी भी दूर गोली होगी, आप उसका टारगेट हिट कर सकते हो, उसको मतलब अपना जो निशाना है उस पर एकदम सही लगा सकते हो। वो कब आता है, और उसके बाद आपके अंदर विनिंग एटीट्यूड आने लगता है। उसी तरीके किसी भी खेल में है, किसी भी चीज़ में है, और वही चीज़ आपकी पढ़ाई में भी आता है। जब आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको कुछ नहीं आता समझ में, आपको कुछ समझ नहीं आता, आपका कोई भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं होता, आपका मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आता। लेकिन जब एक दिन आप थोड़ा सा बेहतरीन करते हैं, उसके बाद आपके अंदर वो एटीट्यूड आने लगता है। और उस एटीट्यूड के आने के बाद आपकी सारी चीज़ें अच्छी होने लगती हैं। आपको फिर कभी पीछे देखने का मन नहीं करेगा, आप हमेशा आगे चलोगे। लेकिन उस विनिंग एटीट्यूड तक आने में ही हर इंसान उस रेस की दौड़ में हार जाता है। क्यों? क्योंकि आप अपने आप से हारे हुए हो, आप अपनी मेंटल एबिलिटी से हारे हुए हो। आप दूसरों को देख रहे हो, अपने आप को नहीं देख रहे हो। अपने आप से मेहनत करो, क्योंकि ये मेहनत करते करते एक टाइम ऐसा आएगा जब आप भूल जाओगे कि आप मेहनत कर रहे थे। आपका एक टाइम आएगा कि आपको चीज़ें आने लगेंगी, और फिर एक टाइम आएगा कि आप उस चीज़ को इतना पढ़ लोगे, इतना ज्ञान आ जाएगा कि आप अब दूसरों को भी बता सकते हो। यहाँ तक कि आपको सीरियस इन्फ्लमेशन, यानी कि आपको ये महसूस होने लग जाएगा कि जिस भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो, वो परीक्षा आप निकाल लोगे, वो परीक्षा आप निकाल लोगे। समझे? क्योंकि जो वातावरण आपने अपना क्रिएट किया है, उस वातावरण के अनुसार ही आप कोई चीज़ पाते हो। वो जो एटीट्यूड की मैं बात कर रहा हूँ, वही आपका वातावरण बनाता है। आप मान लीजिए कि आप बैठे हुए हो, आप निराश हो, आप किसी भी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, लेकिन आप निराश हो। हर व्यक्ति, हर लड़का जब शुरुआत करता है वो निराश होता है। मैक्सिमम बच्चे जब स्कूल से निकलते हैं, कॉलेज से निकलते हैं, जब तैयारी करते हैं, मैक्सिमम, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो बहुत ऑर्डिनरी होते हैं, जिनको बहुत कुछ आता है, जो फर्स्ट अटैम्प्ट में, फर्स्ट डे में फर्स्ट 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 सब कुछ फर्स्ट फर्स्ट करते चले जाते हैं। तो आप ये बताइए, आपके विद्यालय में, आपके सेक्शन में कितने लोग फर्स्ट फर्स्ट वाले थे? 2 4 10? पूरे स्कूल में कितने होंगे? 100? पूरे जोन में कितने होंगे? 200 300? पूरे स्टेट में कितने होंगे? 1000 2000? बस, इससे ज़्यादा तो नहीं होंगे। लेकिन उसके बाद के जो बच्चे हैं वो आप लोग ही तो हो। तो आपका जो एक्सपीरियंस है करने का, सीखने का, वो हमेशा
बैड रहता है, आपको आएगा नहीं, बहुत हार्ड है, इतना सारा कैसे पढ़ेंगे, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मेरे पास इन्वायरमेंट नहीं है, मेरे पास फ़ोन नहीं है, मेरे पास नेट नहीं है, मेरे पास टीचर नहीं है। ये सारी चीज़ें मैक्सिमम सबके साथ होती हैं, लेकिन फिर भी उनमें से कुछ लोग निकलते हैं, उस फर्स्ट वाली कैटेगरी में जाते हैं और अपना एम ग्रैब करते हैं, अपना गोल अचीव करते हैं और जीवन में सफल व्यक्ति माने जाते हैं। परंतु वहीं कुछ लोग होते हैं जो अपने अंदर की कमियों को नहीं देखते, बाहर की कमियों को देखते हैं, बाहर की कमियों पे काम करते हैं, जल्दी पे फोकस करते हैं कि जल्दी हो जाए और आसान तरीका ढूंढते हैं। ये सारी चीज़ें गलत हैं। आपको ना तो जल्दी का तरीका अपनाना है, ना तो आपको आसान का तरीका अपनाना है। हमेशा जो रास्ता सबसे कठिन है उसी को चूज़ कीजिए, जहाँ सबसे ज़्यादा मेहनत होती है उसी को कीजिए, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा दर्द होता है उसी को बार बार कीजिए। क्योंकि आप जब तक किसी चीज़ से भागेंगे तब तक वो आपको और डराएगी। और आप कब तक भागेंगे किसी चीज़ से? आपको मैथ एक ना एक दिन पढ़नी है, RS अग्रवाल पूरा लगाना है, किरण पब्लिकेशन की पूरी मैथ पढ़नी ही पढ़नी है। आपको साइंस पढ़ना ही पढ़ना है, आपको इतिहास पढ़ना ही पढ़ना है। आप किसी भी चीज़ को छोड़कर सरकारी नौकरी कैसे ले पाओगे? आपके माँ बाप का सपना है। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आपने अपने माँ बाप से बोला है कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैं नौकरी लूँगा, या आपके माँ बाप ने किसी कोचिंग में आपका एडमिशन किया है, या आपने कोई ऑनलाइन कोर्स लिया है, क्यों लिया है? आपके माँ बाप ने आपको एक सेल फ़ोन या लैपटॉप या कंप्यूटर खरीद के दिया है, क्यों दिया है? आपने ये कहा है ना कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, तो ये कहने की बात नहीं है, आप करिए। आप करिए, कोशिश करिए। कोशिश करते करते वो दिन ज़रूर आएगा जब आपके जीवन में सारी चीज़ें सही होने लगेंगी। समझे? आप अपना वातावरण बनाइए, वातावरण आपसे ही बनेगा। आप ये मत सोचिए कि आप पटना चले जाएंगे, इलाहाबाद चले जाएंगे, वहाँ आपको वातावरण बना बनाया मिल जाएगा, आपके मज़े आ जाएंगे, आपको पढ़ना आ जाएगा। नहीं, आप अपने घर से इस चीज़ की शुरुआत कर सकते हैं। माना कि आपके घर में पढ़ने का टेबल नहीं है, रूम नहीं है, आपके पास एकांत जगह नहीं है, लेकिन रात तो है ना। आप चाह लेंगे तो हर वो चीज़ आपको मिल जाएगी जो आपके पास अभी नहीं है। आप ये एक्सक्यूज़ मत दीजिए, क्योंकि आप अपने अंदर अकेले नहीं हैं, आप दो व्यक्ति हैं। एक आप जो दिख रहे हो और एक आपका मन जो अंदर दिखता नहीं है, लेकिन वो आपको जो बोलता रहता है, आपको जवाब देता रहता है। ये दोनों लोगों का सहभागिता होती है, सिम्बायसिस रिलेशन होता है कि आपका मन क्या कह रहा है और आप अपने मन को क्या कह रहे हैं। कभी कभी आप अपने मन को ये विश्वास दिला देते हैं कि ये गलत चीज़ है, इसमें बहुत दर्द होता है, इसमें मज़ा नहीं आता, ये चीज़ मिलेगी नहीं, तो आपका मन फिर आप पे दबाव डालता है। जब आप उस चीज़ को पाने के लिए अग्रसर होते हो, मेहनत करते हो, तो आपका मन वो चीज़ नहीं करने देता। क्यों? क्योंकि पास्ट में आपने अपने मन को बता रखा है कि ये चीज़ कठिन है, ये चीज़ मुश्किल है, ये चीज़ नहीं होगी, और फिर आपका मन आपको कभी वो चीज़ करने नहीं देता। आपको जो चीज़ सबसे कठिन लगती है, आज आप ये सोच के देखिए, मैंने जो वो नोटबुक बोली है उसमें आप लिखिए कि आपको अगर मैथ सबसे कठिन लगता है तो आपने आखिरी बार मैथ के 50 क्वेश्चन कब बनाए थे? आपने आखिरी बार मैथ के 100 क्वेश्चन कब बनाए थे? अगर आपको सबसे मुश्किल साइंस लगता है तो आप उस नोटबुक में लिखिए, आपने आखिरी बार साइंस का कब कौन सा चैप्टर पढ़ा था। आपको अगर करंट अफेयर मुश्किल लगता है तो आप ये लिखिए कि आपने करंट अफेयर के लिए कब मार्केट से कोई मैगज़ीन ला के पढ़ी थी। आपको जवाब मिल जाएगा, क्योंकि आपने अपने मन को बता दिया है और आपका मन अब आपको बता रहा है। इसलिए अपना अपनी प्रोसेसिंग कीजिए, एक अच्छी शुरुआत कीजिए। आज मेरी इस वीडियो को देखने के बाद अपने मन को शांत कीजिए और उस नोटबुक में अभी तक जो किया, जो रिजल्ट मिला, वहाँ लिखिए और नीचे थैंक यू लिखिए गॉड को कि भगवान ने मुझे वही दिया जो मैंने किया। अब एक अगले पेज में एक नई शुरुआत के साथ, एक नए गोल के साथ, एक नए अचीवमेंट पाने के साथ आप उसमें लिखिए कि आपका जो गोल है, जो आपको करना है वो लिखिए। उसके साथ आप सिलेबस लिखिए, सिलेबस में क्या क्या चैप्टर हैं उसको लिखिए, और उसको आपको पूरा कैसे करना है उसको खुद से लिखिए। किसी की मदद मत लीजिए। यूट्यूब केवल आपको सिखाने के लिए है, आप यूट्यूब पे निर्भर मत रहिए, ठीक है? आपको जो करना है वो आप खुद से कीजिए। आप सिलेबस लिखिए, गोल लिखिए, उसको दीवार में चिपकाइए, अपने वॉलपेपर में लगाइए, अपने नोटबुक पे चिपका लीजिए, और फिर धीरे 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 करके उस चीज़ में आगे बढ़िए। क्योंकि एक दिन में आपको कुछ नहीं आएगा, मेहनत तो करना पड़ेगा। माँ बाप को आपकी नौकरी का इंतज़ार है, समझे? तो आशा करता हूँ काफ़ी महीने बाद मैं कुछ इस तरीके की वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि मैं भी बहुत दिनों से आपसे आई कांटेक्ट नहीं किया था। मुझे भी अच्छा नहीं लगता था कि 2 मिनट की वीडियो में मैं बस आपको बोल के चला जाऊँ। मुझे भी मन करता था कि मैं भी 10-5 मिनट की वीडियो जैसे मैं पहले बनाता था 2 साल, 3 साल, 4 साल पहले, वैसे ही मैं वीडियो बनाऊँ। तो आपको इस वीडियो से कितना सीखने को मिला ये कमेंट में ज़रूर करके बताना। और आपकी जो भी समस्याएँ हैं विद्यार्थी से रिलेटेड, चाहे वो फिज़िकल हो, मेंटल हो, स्टडी से रिलेटेड हो, वो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं उस पर वीडियो नेक्स्ट बना के आपको दूंगा, ठीक है? समस्या बहुत है, वो मुझे भी पता है। आप में से बहुत सारे लोग पूछेंगे कि लोको पायलट की भर्ती कब आएगी, RPF की भर्ती कब आएगी। देखिए, ये कोई समस्या नहीं है।
समस्या वो होती है जो इंडिविजुअल के पास होती है, ये सबके साथ है। आरपीएफ की भर्ती जब आएगी वो सबके लिए आएगी, लेकिन आने के बाद आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी, इसलिए तैयारी अभी से कीजिए। आपको लोको पायलट बनना है, ये पता है। भारत में हर वर्ष नए रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, भारत में हर वर्ष ट्रेनों की संख्या बढ़ रही है, तो लोको पायलट की भर्ती भी आएगी, कोई चीज़ घटती नहीं है। ये आपके मन में बहुत गलत भ्रम है कि सरकार प्राइवेटाइजेशन कर रही है तो चीज़ें कम हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। आप सजग रह के तैयारी करेंगे तो आप जिस भी पोस्ट के लिए प्रेफरेंस अपना रखते हैं कि मुझे ये बनना है, मुझे टिकट कलेक्टर में जाना है, मुझे देखिए अभी एक पोस्ट और आई है IRMS की। लगभग 2015 के बाद से 16 के बाद से ये भर्ती आई नहीं रही थी, सबको लगा ये डिलीट कर दी गई है, इसको हटा दिया गया है ये, और ये मुझे भी विश्वास हो गया था क्योंकि IRMS पे पहला वीडियो यूट्यूब पे मैंने ही बनाया था, अभी नहीं, 2016 के 16-17 के आसपास में। IRMS क्या होता है, कैसे उसमें मतलब कौन कौन सी पोस्टें होती है, ये मैंने वीडियो बहुत पहले बनाया था क्योंकि मेरा भी इंटरेस्ट था इस चीज़ में, लेकिन मुझे भी लगा कि इसको सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन देखिए आज अभी IRMS के बारे में आप पूरी डिटेल फिर से रेलवे ने दी है कि हम भर्तियां लेके आएंगे, कैसे क्या होगा, कौन सी पोस्टें होंगी, सारी चीज़ें आई हैं। तो आप तैयारी कीजिए। अब ये सोचिए जिसने IRMS को लेकर सजग होकर ये सब भूल गया होगा कि सस्पेंड है या नहीं है, जो अभी तक तैयारी कर रहा होगा, अब सोचिए कि IRMS की भर्ती जब आएगी तो क्या उस बच्चे का सिलेक्शन नहीं होगा। उसी तरीके से आप लोग ये जो समस्याएं हैं इससे ना घिर कर तैयारी कीजिए। तैयारी से रिलेटेड कोई समस्या हो तो कमेंट में आप लिखिए, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। और हाँ, यूक्रेन में हमारे लगभग 20-22 हज़ार छात्र फंसे हुए थे, जिसमें से एक बच्चे का असैसिनेट हो चुका है जो साउथ का था। उसके लिए मुझे बहुत दुख है। मैं बहुत ही मतलब अजीब सा मुझे फील हो रहा है कि यार मैं भी एक विद्यार्थी हूँ और किसी विद्यार्थी के साथ जब ऐसा होता है तो उसके माँ बाप के साथ कैसा होगा। तो इसके लिए मैं आप सभी से प्रार्थना करूँगा कि आप भगवान से 2 मिनट के लिए मौन करेंगे, अपने माँ बाप को भी एक चीज़ बताएंगे कि ऐसा ऐसा विदेश में हो रहा है जहाँ पे हमारे बच्चे हैं। और देखिए, देश कोई भी अच्छा और कोई भी ख़राब नहीं होता, देश अपने लिए काम करता है, चाहे वो यूक्रेन हो चाहे वो रशिया हो, वो उनकी समस्या है। हम ये नहीं कह सकते कि रूस सही है या रूस गलत है, हम ये भी नहीं कह सकते कि रशिया सही है यूक्रेन सही है या यूक्रेन गलत है, ठीक है। वो जो कर रहे हैं उनका जो भी रिजल्ट होगा वो उनको भगवान उनको देगा, लेकिन हमें अपने स्तर पे क्या करना है वो हम कर सकते हैं। भारत एक बहुत अच्छे स्टैंड पे है और भारत का जो मिशन है वहाँ के बच्चों को लाने का, वो बहुत अच्छा मिशन है। उसके लिए हम इंडियन गवर्नमेंट को थैंक यू कहते हैं और उनका आभार व्यक्त करते हैं। इंडिया में जो भी लोग उलटफेर बात करते हैं कि क्यों बच्चे पढ़ने गए थे वहाँ पे, क्या कारण से हमारे इंडिया में पढ़ना चाहिए था, या इंडियन गवर्नमेंट को अगर क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो इसके लिए आप किसी भी व्यक्ति का, किसी भी इंसान का बात नहीं सुनेंगे, ना उनकी कोई भी बात सोशल मीडिया पे शेयर करेंगे। केवल आप अप्रिशिएट कीजिए इंडियन गवर्नमेंट को, क्योंकि वो बहुत अच्छा काम कर रही है। बहुत सारे बच्चे वहाँ से इवैक्यूएट किए जा चुके हैं, इंडिया में उनको लाया जा चुका है, लेकिन अभी भी बहुत सारे बच्चे फंसे हैं। और सोचिए कि बच्चा वहाँ बंकर में है, जिसके पास खाने को नहीं है, ऊपर बम गिर रहा है, मिसाइल गिर रही है, सोचिए क्या उनके ऊपर बीत रही होगी। तो आप सभी से मेरा ये निवेदन है कि प्लीज़ आप 2 मिनट के लिए प्रार्थना करेंगे भगवान से, और मैं तो कहता हूँ आप रोज़ प्रार्थना कीजिए ताकि वहाँ के बच्चे जल्दी से जल्दी अच्छे तरीके से इंडिया में आ पाएँ, और ये जो 2 देश के बीच में जो वॉर छिड़ी हुई है ये भी जल्दी से जल्दी बंद हो जाए, ताकि वहाँ की जो आम जनता है वो भी अच्छे से रह पाए। क्योंकि उनके मन में क्या बीत रही है, आप एक बार सोच के देखिए कि आप यूक्रेन में होते, आप रशिया में होते, तो आपके ऊपर क्या बीत रही होती। समझे? तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद।